हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो बनाई नहीं थी, तो मुझे स्पेसिफिकली एक फ्रेंड ने कहा कि आप वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे अपलोड करें एंड वी वांट टू वॉच यूर वीडियो। सो आई डिसाइडेड टू टेल यू अबाउट द CSE स्कॉलरशिप to all of you, those who want to study master or PhD in China. As I have an experience in this scholarship, so I hope I can guide you well. CSE स्कॉलरशिप और जो कि है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल, इसके थ्रू फंड की जाती है। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ इसमें ऑलमोस्ट ऑल ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इसमें आ जाती हैं। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं और कुछ जो होती हैं वो मास्टर के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। बट फॉर PhD एवरी यूनिवर्सिटी कंसिडर अ PhD स्टूडेंट फॉर CSE स्कॉलरशिप। जो इसकी टाइमलाइन है वो स्टार्ट हो जाती है सितंबर में और एंड होती है एट द एंड ऑफ मार्च और इन द स्टार्ट ऑफ अप्रैल। Therefore, this is the time to secure a position for CSE scholarship in Chinese universities. इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी होती हैं, कैसे आपने सुपरवाइज़र को अप्रोच करना होता है फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर। बट रिमेंबर, एक्सेप्टेंस लेटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर CSE scholarship. Those who have acceptance letter, they have a better chance for the selection by the Chinese government scholarship. But those who do not have a acceptance letter, but they can also get a chance. It depends upon the luck of the student. स्कॉलरशिप में सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपके पास एक CV होनी चाहिए, एक अच्छी सी आपने CV बनानी है। यूरो पास के ऊपर आपने चले जाना, ऑनलाइन CV बना लेनी है, लेकिन आपने उसके अंदर यूरो पास का जो लोगो होता है उसको रिमूव कर देना है। वो जो टेम्पलेट होता है CV का वो सबसे बेस्ट होता है। स्टार्ट किस तरह करना है CV के लिए, आपने उसमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, एक अपनी खूबसूरत सी पिक्चर लगानी है, फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, यूनिवर्सिटीज़ जो भी ग्रेड्स आपने लिए हैं उसके बारे में बताना है। देन आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हुई हैं, कोई कोर्सेज या ट्रेनिंग अटेंड की हुई हैं, उसको आपने इनलिस्ट करना है। कोई पब्लिकेशंस हैं तो आपने मेंशन कर देनी है। इवन आपने कोई जर्नल को सबमिट की हुई है तो आपने वो भी मेंशन कर देनी है CV के अंदर ही। एंड के ऊपर आपने जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं आपने लर्न की हुई है उसको मेंशन करना है। और एट द एंड ऑफ द CV यू हैव टू मेंशन द recommended or those person who knows you who can recommend you for the scholarship. For example, name of any teacher who knows you and who can and that person can upload a letter for you. A recommendation letter can either be submitted by the student by his or herself or by his known teacher. There are two options for the recommendation letter. First requirement is CV, second requirement is recommendation letter. There are two recommendation letters are required by the CSE for CSE scholarship. थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स करंटली are studying in their last semester or in their final year, they can also apply for the CSE scholarship. There is no requirement for the completion of the degree, but but a student who try to get a scholarship and attempt to get a position in their final year, they have a better chance for uh, for the for getting the scholarship. Therefore, I personally recommend all of you to apply in the final year instead of getting degree first and then searching for the scholarship. It will lead to the loss of almost 1 year. हमने बात कर ली, हमारे पास एक CV बन चुकी है, दूसरे दो रिकमेंडेशन लेटर हमारे पास आ चुके हैं किसी भी प्रोफेसर के। थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो आइल्स चाहिए होता है। आइल्स जो कि है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका अल्टरनेट लेटर भी अपलोड किया जा सकता है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने स्टडी किया है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का लेटर बनवा लेना। उसमें बस यही मेंशन होता है कि इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में ऑफ़र किए जाते हैं एक्सेप्ट इस्लामियात एंड उर्दू। बस इतना सा होता है और ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर देता है।
फॉर गेटिंग एडमिशन टू चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़। अब हमारे पास 3 चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। जो चौथी चीज़ है आपके पास, आपने एक होप सर्टिफिकेट बनवाना है फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर आप इफ़ यू आर स्टडिंग इन योर फाइनल ईयर और इन योर फाइनल सेमेस्टर, अगर तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, देन यू डू नॉट नीड अ होप सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। सेकेंडली, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, जो कि आप, अगर तो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं फिर आपके पास फुल ट्रांसक्रिप्ट होगी। और जो स्टूडेंट अभी तक स्टडी कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, उनको चाहिए कि अपने 6 सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कंट्रोलर ऑफिस से निकलवा लें और उसको रेडी रखें। इसके अलावा आपने अपनी एफएससी की जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी अपने पास रखना है, वो भी हमने साथ में अटैच करने होते हैं। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दिस इज़ द मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द सीएससी स्कॉलरशिप। आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने किसी भी पुलिस खिदमत मरकज़ से बनवा लेना और ये वैलिड होता है फॉर 6 मंथ। तो आपको 2 दफ़ा इसको बनवाने की ज़रूरत पेश आएगी। 1 एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप एंड 1 एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। अब आपने क्या करना है, इन सब डॉक्यूमेंट्स, जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आपने फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है और कचहरी में जाके नोटराइज़ करवा लेनी है उनको। नोटराइजेशन की एक स्टैंप होती है, उधर बाहर ही ना थड़े के ऊपर लोग फट्टा लगा के बैठे होते हैं, और वो एक डॉक्यूमेंट के 50 रुपये आपसे चार्ज करेंगे और वो आपको ना नोटराइज की स्टैंप लगा के दे देंगे कि नोटराइजेशन एक ये नोटराइजेशन का पर्पज़ ये होता है कि दिस डॉक्यूमेंट विल बी यूज़फुल फॉर अब्रॉड। बस उसका ये मकसद होता है और कोई मकसद नहीं होता। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स करवाने के बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना एनआईसी भी यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि मेरी स्कॉलरशिप लग चुकी है तब आप अपना पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। बट इट्स बेटर इफ़ यू हैव ऑलरेडी योर पासपोर्ट इन योर हैंड। और उसके बाद आपने अपनी एक पिक्चर बनवानी है, अच्छी सी पिक्चर बनवानी है जिसमें आप फॉर्मल पिक्चर हो, फॉर्मल ड्रेसिंग की हो आपने, और जो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। आपने मोबाइल से भी खींच के कंप्यूटर पे एडिट वगैरह करके आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स बेटर गो टू अ स्टूडियो एंड टेक एंड कैप्चर योर गुड फोटो एंड देन अपलोड इनटू द पोर्टल। उसके अलावा आप अदर रिक्वायरमेंट होती हैं, उसमें ये होता है कि आपने कोई भी पब्लिकेशन की हुई है उसकी एक लिस्ट बना के वो भी हमने अपलोड करनी होती है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। हाँ, एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने का क्या तरीकाकार होता है, आपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट में से एक हेल्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करवाना है, उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगानी है, खुद उसको अपने हाथों से फिल करना है और डॉक्टर के पास जाके उसको स्टैम्प करवा लेना है। यूनिवर्सिटी में छोटी सी डिस्पेंसरी होती है, आप वहाँ से भी करवा सकते हैं और किसी भी हॉस्पिटल से आप उसको करवा सकते हैं। लेकिन ये आपको सिर्फ अप्लाई करने के लिए काम आएगा। जब आपने चाइना मूव करना है उस टाइम आपको दोबारा से अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा, और उसका भी मैं तरीकाकार आपको ना इस वीडियो के एंड पे बता दूंगा उसका क्या तरीकाकार होता है। इस वीडियो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि उसका क्या तरीकाकार होता है। अब हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। अब टाइम आया हमारे पास सितंबर का। सितंबर से लेके मार्च के एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सितंबर का मंथ जब भी स्टार्ट हो जाए, आपने टीचर्स को अप्रोच करना शुरू कर देना होता है फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। आपने अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करना है। डू नॉट ट्राई टू ट्रांसलेट यूनिवर्सिटी इनटू इंग्लिश बाय the option provided by the website, but you have an other option. When you open university in Chrome, there is an option in the setting you can translate the page. इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम वेबसाइट के से ट्रांसलेट करते हैं उनकी वेबसाइट को, जो कि चाइनीज़ में होती है, इंग्लिश में, तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो स्किप हो जाती हैं और बहुत से प्रोफेसर्स के नेम वहाँ पे अपीयर नहीं होते। लेकिन जब आप क्रोम से जो पेज आपके सामने चाइनीज़ में अपीयर हो रहा होता है उसको ट्रांसलेट करवा लेते हैं, तो उससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है आपके पास। आपने अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना है, जो भी आपको डिपार्टमेंट है उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाके अपने डिपार्टमेंट चूज़ करना है। डिपार्टमेंट चूज़ करने के बाद आपने फिर प्रोफेसर्स को चेकआउट करना है, और वहाँ पर 2 टाइप के प्रोफेसर्स होंगे। देयर आर सर्टेन प्रोफेसर्स हु कैन गेट अ पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट फ्रॉम इंटरनेशनल
and internationally they can accept an international student, either a master or a PhD. But there are also other teachers who cannot accept a international student. Therefore, you have to check the list of the teachers who can accept you as an international student and who cannot accept you as an international student. I always suggest you to go to the university, find the list first. Always uploaded into the university website. You can easily download that specific list of the professors. फिर आपने उनको वन बाय वन अप्लाई ईमेल करना स्टार्ट कर देनी है। ईमेल का तरीकाकार क्या होगा? बी स्पेसिफिक, डोंट ट्राई टू डिसीव देम। आपने चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करना, हिंट वगैरह ले सकते हैं, बट बी नेचुरल। आपने अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है, एआई को यूज़ नहीं करना। बट मैनी स्टूडेंट्स एआई को यूज़ करके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो उसमें चेंजेस करते हैं फिर ही, अदरवाइज नहीं। अगर आप सिर्फ डायरेक्टली एआई को यूज़ करके कोशिश करते हैं स्कॉलरशिप फाइंड करने की, तो फिर इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू गेट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द प्रोफेसर। एंड मैनी चाइनीज प्रोफेसर्स do not understand English, therefore you have to email them in Chinese as well. Let's say you have typed an email in English, just go to Google Translator, translate all that email into an Chinese language, and also copy that into that specific email draft and then email them. ईमेल का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर, एक्सेप्टेंस इन योर लैब। आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है रिस्पेक्टेड टीचर या डियर टीचर, जो भी है उनका नाम, उनकी जो भी इंटरेस्ट है कि मैं इस चीज़ में आपकी फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ रिसर्च के हवाले से। तो देयरफॉर इफ़ यू हैव अ पोजीशन इन योर लैब, काइंडली ग्रांट मी अ चांस टू वर्क इन योर लैब सो डैट आई कैन excel with you in my own career and as well as to contribute some scientific knowledge into your group or team। ऐसे करके अपनी ईमेल कर देनी, अपनी साथ में सीवी अटैच कर देनी है। कोई रिसर्च प्रपोजल वगैरह आपने उसके साथ अटैच नहीं करना, उसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर आपकी लक है, आप बाज़ को एक हफ्ते की मुशक्क़त के बाद ही एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, बाज़ को नहीं मिलता। और जिनको नहीं मिलता उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ जस्ट एन ऑप्शनल। बट रिमेंबर, दोज हु हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर दे हैव अ हायर चांस ऑफ सिलेक्शन बाय द यूनिवर्सिटी। व्हेन यू हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर you can also apply to other Chinese universities and get an acceptance letter. But for CSE scholarship we can only apply to only one university. Therefore if you have more than one acceptance letter, it will not be useful. एक्सेप्टेंस लेटर आ जाने के बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन करना है। उस पर भी आप दो जगह पे हमें अप्लाई करना होता है, एक सीएससी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना होता है, एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है। सीएससी स्कॉलरशिप को जब आप ओपन करेंगे, उसकी एप्लीकेशन का जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है वो भी मैं किसी वीडियो में ना आपको गाइड करके बता दूंगा कैसे आपने अप्लाई करना होता है। उसमें हमने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना होता है, उसका एक नंबर होता है यूनिवर्सिटी का, वो नंबर हमने पुट करना होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम आ जाता है, अपनी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है कि मैं फ़लाँ जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर का नाम ये है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ये है, ये सब कुछ आपने अपलोड करना होता है, उसमें ऐड करना होता है। अपने डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको प्रीवियसली बताए हैं वो सारे के सारे आपने अपलोड करने होते हैं और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना होता है। फिर वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी होती है। फिर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आपने अगेन अप्लाई करना होता है। रिमाइंड इट, यू हैव टू अप्लाई at the same time at the both website. One is CSC website and other is university website. यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर भी सेम क्राइटेरिया होगा, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, योर पिक्चर, पासपोर्ट पिक्चर, प्लीज़ करेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सारे रिकमेंडेशन लेटर, ये सारा कुछ आपने अपलोड करना होता है। आपके पास अगर एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपने वो भी अपलोड कर देना होता है। और जो आपने CSE स्कॉलरशिप वाला फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है आफ्टर अप्लाइंग टू द CSE स्कॉलरशिप पोर्टल, देन आपने वो भी अपलोड करना होता है। फिर वहाँ पर आ जाता है कि आपकी सबमिट कर देना, देन आप वहाँ पर मेंशन हो जाता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होने की एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है, उसी टाइमलाइन के मुताबिक आपने अप्लाई करना होता है। और आई सजेस्ट यू अप्लाई बिफोर द टाइमलाइन, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई अर्ली द कॉलेज
will transfer all your relevant material to the specific professor, and your chances for the selection will also be increased in this case. Do not wait for the deadline. जब आप वहाँ पर अप्लाई कर देंगे फिर आपने वेट करना होता है, वहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको इनविटेशन आएगी फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपने अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, आपने बहुत स्लोली बोलना होता है क्योंकि चाइनीज़ को इंग्लिश की समझ नहीं आती। अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपने स्लो स्लो बोलना होता है और आपने एक प्रेजेंटेशन भी बना लेनी होती है जिसपे आपने सब कुछ ऑलरेडी मेंशन किया हो अपने बारे में, ताकि वो आपके बारे में रीड भी कर सकें। देन आपने इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू देने के बाद फिर अगर तो आप सिलेक्टेड हुए तो फिर बहुत सी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अब ना फ़ीस, एडमिशन फ़ीस हो चुकी जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। आपने नॉन रिफंडेबल फ़ी पे करनी होती है और उसके बाद आपको वो ना प्री एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर देंगे। प्री एडमिशन लेटर मिलते ही आपने इमीडिएटली उसको अपलोड करना होता है सीएससी स्कॉलरशिप के पोर्टल के ऊपर। उसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को विड्रा करना होता है। विड्रा करने के बाद अपना प्री एडमिशन लेटर अपलोड करना होता है, देन सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के 1 या 2 दिन के बाद वहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, फिर आप एप्लीकेशन को विड्रा नहीं कर सकते। देन उसके बाद क्या होता है, अगर तो आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, इट मीन्स यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस फॉर द सिलेक्शन बाय द सीएससी स्कॉलरशिप। तो कुछ से अबाउट 2 month और 3 month depending upon the timeline provided by the university, CSE will announce the result of the selected candidates. मोस्टली जिनके पास प्री एडमिशन लेटर होता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर टू दो स्टूडेंट्स हु गेट recommended by the university as well as selected by the CSE scholarship। बस इतना सा एक प्रोसीजर होता है और उसके बाद फिर आपको CSE वाले कांटेक्ट करते हैं कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। यूनिवर्सिटी वाले आपको फुल एडमिशन लेटर जो होता है कंप्लीटेड फाइनल एडमिशन लेटर वो प्रोवाइड कर देते हैं। CSE स्कॉलरशिप के ऊपर J10 एक फॉर्म होता है, आपने वो डाउनलोड करना होता है। फिर देन आपने वीज़ा के लिए प्रोसीड करना होता है। वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ़ any information is missed, you can place a comment in below. I will hopefully answer all your comments, and if you require any further information you just place a comment below. I will also tell you in my next video about European scholarship, about open positions in Europe, Australia, USA and Canada, how to apply in that specific countries. I try to target only few countries. If you target more than 3 or 4 countries, then the chances for the selection will be low because your intention will be diverted to multiple countries. If you target only specific countries, you will put your 100% to that specific countries. I suggest you CSE is a good scholarship. They give about 3000 RMB for master students and 3500 RMB to PhD students, and this is a good scholarship. When you go to China is a cheaper country. You can also save a lot of money and you can support your family. You can bring your family to China even, and there will be multiple options. Students who study in China as a PhD, they have a good publication record. They get a good opportunities in future in China as well as in Europe or USA, and those who like to come back to Pakistan, they will also get a good job in Pakistan after PhD. I hope you like my video. Please don't forget to subscribe to my channel. If you want to know more about scholarships, about PhD studies, about research work, please follow subscribe this channel. I will hopefully upload new videos regarding all the content relevant to scholarship, study, PhD and research work. I will also tell you how to do the scientific literature writing, how to perform research work, how to do a nested PCR, qPCR, multiplex PCR, like this. I will provide you everything in this my YouTube channel. So bye bye for my next video. Allah Hafiz.